हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटेप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के डे 33 के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम GS2 में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा विजय बैच इनिशिएटिव है ये अपने सेकंड पड़ाव पे पहुंच चुका है, जहां पर हम 45 डेज डिस्कस करेंगे। 45 डेज में 180 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग 180 क्वेश्चन के आंसर हमें लिख कर भेजेंगे और उनको हम रिव्यू करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि इन दी एंड आप जब 45 डेज का पूरा प्रोग्राम फॉलो कर लोगे तो आप काफ़ी अच्छे आंसर लिखना शुरू कर दोगे। यू विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स लाइक टॉपर, और आपका जो HPS मेंस का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और आपकी जो रैंक है वो आपकी बहुत अच्छी सिक्योर होगी। ठीक है, तो विजय बैच इनिशिएटिव हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, फ्री इनिशिएटिव है, जहां पर हम आप लोगों को 45 डेज में 180 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में आज हमारा है डे 33, जहां पर हम GS2 में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क का और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जो हमारा जनरल पैटर्न होता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन का। ठीक है, और हमारी जो पूरी डिस्कशन होगी ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग, जहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि कौन से 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं जब आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं। और अगर आप में से किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम दी टॉपिक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। जनरली ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। ठीक है, और GS2 में पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का ही टॉपिक माना जाता है। तो यूनिट 3 पे हम पहुंच चुके हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 खत्म करी है GS2 की। तो अब हमारी लास्ट यूनिट चले यूनिट 3। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई देर इज नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 60 वर्ड 4 मार्क का ही क्वेश्चन है। और हमने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे 2018 में HPS में पूछा गया था कि असेस अबाउट इंडियाज चांसेस टू अटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसमें रिफॉर्म्स की बात चल रही है। इंडिया भी बहुत जोरों शोरों से कोशिश कर रहा है कि हमें इसमें एक परमानेंट सीट मिल जाए। तो हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, देखिए सिंस 1993 के बाद से इस UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रॉन्ग डिमांड है रिफॉर्म्स की। ऐसा माना जाता है कि हमें अब रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी चाहिए इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये रिफॉर्म्स क्यों चाहिए, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की वो चेंज हो चुकी है। देखिए पहले जब आपका यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, उस टाइम पे वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स कुछ और थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, 5 मेन पावर थी, ठीक है, जिनको परमानेंट सीट दी गई। लेकिन अब जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है, कुछ नई पावर्स राइज करी हैं, पुरानी पावर्स फॉल करी हैं। तो इस वजह से हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी सी रिफॉर्म की जरूरत है। देन रिफॉर्म्स लॉन्ग ओवर ड्यू। जो लास्ट टाइम रिफॉर्म हुए थे वो हुए थे 1963 में, जब 6 से बढ़ाकर जो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या थी वो 10 कर दी गई थी। तो 4 नए नॉन परमानेंट मेंबर ऐड किए गए थे 1963 में। और अब टाइम हो चुका है 2021 का। तो लगभग 50 सालों में कोई रिफॉर्म देखने को हमें नहीं मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो रिफॉर्म्स काफ़ी ओवरड्यू हैं। देखिए अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन देखें तो हमें छोटे से यूरोप से रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम परमानेंट सीट होल्ड करते हुए देखता है। लेकिन जो बाकी बहुत बड़ा पार्ट है वर्ल्ड का, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, इनकी हमें रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की, तो इनकी तो एक भी कंट्री नहीं है एज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके साथ साथ अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करें तो हमें एक बहुत बड़ा नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिलता है। देखिए अबव द इक्वेटर 5 ही कंट्री अबव द इक्वेटर हैं, साउथ में तो एक भी कंट्री नहीं आती है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हो। तो इस नॉर्थ साउथ डिवाइड को हमें खत्म करना है। इसके साथ साथ अब जो क्रेडिबिलिटी है, लेजिटिमेसी है आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो काफ़ी डाउन जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इस वजह से भी हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है इन दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए जब भी आप 4 मार्क्स में आंसर लिखेंगे 60 वर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका सबसे टॉप पर हो। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अवॉइड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखना, आप अवॉइड कर सकते हैं कंक्लूजन लिखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीधा मैटर देते हैं, सीधा कोर कंसेप्ट देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द टॉपिक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, GS2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है।
व्हाट आर दी वेरियस चैलेंजेस इन बिम्स्टेक रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। देखिए बिम्स्टेक इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग है, इंडिया काफ़ी जोरों शोरों से इसको परस्यू भी कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको अपने फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। 60 वर्ड 4 मार्क्स। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि इंडिया एशियन रिलेशन, इंडिया सार्क रिलेशन, इंडिया बिम्स्टेक रिलेशन, इसके बारे में आपको हर बार हिमाचल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक हल्की सी इंट्रोडक्शन देंगे, बिम्स्टेक है क्या। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता सकते थे, लेकिन वहाँ पर अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हल्का सा एक इंडिकेशन देना पड़ेगा कि जो बिम्स्टेक है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप मेंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हम मानते हैं कि बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए, हम इसको काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन 1997 के बाद सिर्फ 4 मीटिंग हुई हैं एट द समिट लेवल, जो कि एक चिंता का विषय है बिम्स्टेक के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एजेंडा हैं, खासकर इकोनॉमिक एजेंडा, जो कि अनफिनिश्ड रहे हैं, जैसे बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये 2004 में साइन हुआ था, लेकिन लगभग 20 मीटिंग्स के बाद भी अभी भी इसको नेगोशिएट करना बाकी है। देन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, नेपाल एंड थाईलैंड ये पहली बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज 2018 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यू टू चाइना फैक्टर। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं यहाँ पर अंदर हमें इनके बीच में टसल देखने को मिलती है, ठीक है। इनके बीच में टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशन नहीं है। चाइना का अगेन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। देन म्यांमार, देखिए म्यांमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है बिम्स्टेक का, लेकिन म्यांमार में डेमोक्रेसी खतरे में है, वहाँ पर मिलिट्री कूप हुई है, जिसकी वजह से हमें और प्रॉब्लम देखने को मिलती है बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर देखिए अगेन आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, आपने एक चैलेंज बताया है पॉलिटिकल चैलेंज, आपने दूसरा चैलेंज बताया है इकोनॉमिक चैलेंज, तीसरा टॉपिक आपने जो चैलेंज बताया आपने वो बताया आपने जियो पॉलिटिकल चैलेंज। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर मेंशन करने हैं। आपको एक ही चैलेंज को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो आपका कवर हो चुका है। तो बेटर ये रहेगा कि आप मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करें, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्कर क्वेश्चन पे। It is from the topic effects of policies of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora। GS2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक्सटेंसिव आंसर दूंगा, काफ़ी बड़ा आंसर दूंगा, ताकि आप लोगों का एक कंटेंट कवर हो जाए। आइलैंड नेशन ऑफ द इंडियन ओशियन होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू इन शेपिंग द जियोपॉलिटिकल काउंटर्स ऑफ द रीजन एंड इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डिस्कस। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो आइलैंड नेशंस हैं, ये आपका कीवर्ड है यहाँ पर, ऑफ द इंडियन ओशियन होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू। देखिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है, इन शेपिंग द जियोपॉलिटिकल काउंटर्स। जियोपॉलिटिकल काउंटर्स को आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड मानिएगा, ऑफ द रीजन एंड इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डिस्कस करना है आपको, तो यहाँ पर डिस्कस भी एक कीवर्ड है। डिस्कस में आपको डिफरेंट व्यूज देने होते हैं। तो आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको कोर नॉलेज देनी है। बेसिकली अगर हम इस पूरे क्वेश्चन की थीम निकालें, तो थीम क्या है इस क्वेश्चन की, कि आइलैंड नेशन की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है फॉर द इंडियन कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैप मस्ट हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन ओशियन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं और उनकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैप पक्का बनाए इस क्वेश्चन में। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों भी है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी रिसेंट विजिट हुई है मालदीव्स एंड श्रीलंका में, ठीक है। दोनों ही इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस हैं, तो इस वजह से ये जो रीजन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इन पर्टिकुलर आइलैंड्स की, वो ये है कि इनकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया 7500 किलोमीटर घुसता है इनटू द इंडियन ओशियन, और ये जो आइलैंड्स हैं ये हमारे क्लोज नेबर्स हैं। दूसरी बात कि जो एक बहुत बड़ा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम दी रेड सी टू दी स्टेट ऑफ मलक्का, इसके बीच में इंडिया आता है, और लगभग 90% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 90% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट आर कैरिड ऑन टू दिस सी बाय दिस सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए इस पर्टिकुलर सी लेन को प्रोटेक्ट करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें आइलैंड नेशन हमारी मदद करेंगे। देन प्रिवेलेंस ऑफ ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पायरेसी के एक्शन हमें देखने को मिलते हैं। सोमाली कोस्ट में जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं हमारे ट्रेड को। इस वजह से जो रोल है इंडियन ओशन आइलैंड्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने हल्का सा यहाँ पे बताया कि इंडिया किस पोजीशन में है और किस तरीके से आइलैंड नेशन हमारी मदद करने वाले हैं। देखिए अगेन आपको ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगेगा, 120 वर्ड का ये कंटेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का एम आपको मटेरियल प्रोवाइड करना था और एक डायरेक्शन देना था कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें श्रीलंका एंड मालदीव्स की, ये काफ़ी क्लोज नेबर है इंडिया के। हम्बनतोता प्रोजेक्ट जो कि चाइना के द्वारा फंडेड है, तो यहाँ पर हमें डर लगेगा कि चाइना हमारे पास आ रहा है, तो इस वजह से हमारी जो कंट्री है ये भी कोशिश कर रही है कि हम एक अच्छा डायलॉग बनाएं विद मालदीव्स एंड श्रीलंका, ताकि हम चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर कर पाएँ। दूसरी बात, टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल स्मगलिंग, क्लाइमेट चेंज एक्शन, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया जितने भी आइलैंड नेशन हैं उनके साथ एक क्लोज कोलाब्रेशन कर रहा है। उसके साथ साथ नेवल बेस, देखिए क्या होता है कि अगर आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी बनानी है तो आपको अपनी कंट्री के अलावा भी दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज में भी अपने नेवल बेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके पास अटैक होता है तो आप एक दूसरा अटैक लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम दिस नेवल बेस। ठीक है, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो जैसे जिबूती में चाइना ने बनाया है, ऐसे इंडिया साइन कर रहा है विद द अगलेगा, ताकि इंडिया भी मॉरिशस, सेशेल्स में अपने नेवल बेस बना पाए। इसके साथ साथ अगर हम वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो आइलैंड ऑफ सोकोट्रा जो कि यमन में है, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, ये भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है वो मॉरिशस से मेजर एफडीआई लेता है। ठीक है, सेशेल्स जो है इसका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर हम माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इस वजह से भी हमें इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये आपको इंपॉर्टेंट हर एक आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखनी चाहिए अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और याद रखिए कि देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि देखो, अगर ये आइलैंड यहाँ पर है तो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 3-4 पॉइंट भी मेंशन कर देंगे तो आपकी 120 की जो वर्ल्ड लिमिट है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ बेटर ये रहेगा कि जो इंडिया के कुछ एक्शंस हैं, जैसे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अगर इन इनिशिएटिव को आप पक्का मेंशन करिए ताकि आप ये हाईलाइट कर पाएं कि इंडिया थोड़ा प्रोएक्टिव है इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, GS2 पेपर 5 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि SCO काफ़ी न्यूज़ में है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ड्यू है इन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर SCO टू बिकम अ सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग, it has to overcome bilateral differences between its member and their respective geopolitical calculation. Comment. Also discuss the role that SCO can play in enhancing India's interest in Eurasian region. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो बेटर क्या रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि किस तरीके से बायलेटरल डिफरेंसेस को ओवरकम करके SCO एक सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग बन सकता है। और दूसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि सक्सेस SCO का क्या फ़ायदा रहेगा, क्या रोल रहेगा इंडिया के इंटरेस्ट को इन्हांस करने में इन दी यूरेशियन रीजन, जो आपका सेंट्रल एशियन रीजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले बताएं SCO के बारे में, फिर आप उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बताएं और उसमें बताएंगे कौन कौन से बायलेटरल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को टारगेट करें। ठीक है, देखिए SCO वॉज फाउंडेड इन 2001 में फाउंड हुआ, एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट बनाते हैं SCO को फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें एशियान की तो प्राइमरीली एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बात करें सार्क की तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो आपकी SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके मेंबर आप बताएंगे, ट्रक KPI इसका निमोनिक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो के से आपका कौन है, ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है, देन चाइना, देन कजाकिस्तान, देन किर्गिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ट्रक KPI इज अ न्यूमोनिक। इंडिया, पाकिस्तान 2016 में ऐड किए गए थे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है SCO के कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, इसके साथ साथ रीजनल पीस जो है सेंट्रल एशियन रीजन की, इसको इंप्रूव किया जाए। लेकिन हमें काफ़ी बायलेटरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दी SCO मेंबर्स, जैसे इंडिया चाइना के बीच में बायलेटरल इश्यूज हैं। ठीक है, इंडिया को कंसर्न है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, इसके साथ साथ चाइना हमारे बॉर्डर पे कई बार अटैक करता है। इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल इशू तो बहुत बड़ा ही इशू है। देन इंडिया रशिया बायलेटरल इशू, जो कि एक काफ़ी नया इशू है क्योंकि इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो USA से बढ़ती जा रही है, और इस वजह से हमें रशिया के साथ अपने कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रशिया चाइना रिलेशन भले ही थोड़े अब अच्छे हैं, लेकिन पुराने टाइम में अच्छे नहीं थे। डिफरेंसेस हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपस में,
तो इस वजह से जो एससीओ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एससीओ के आने से फ़ायदा क्या रहेगा कि एससीओ इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनको दूर करने में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। देखिए होता क्या है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पर कोई तीसरी कंट्री आके इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करेगी, इन दोनों को ही नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, इन दोनों को ही टेबल पर बैठना पड़ेगा। तो यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कौन? एससीओ। तो एससीओ क्या करेगा कि इन सभी जो जितने भी आपके यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको बोलेगा कि आप आइए, ठीक है, आप आके पार्टिसिपेट करिए, अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करिए और आप एक कॉमन सॉल्यूशन पे आइए। तो यहाँ पर जो रीजनल पार्टनरशिप है एससीओ की, ये एक कलेक्टिव मेजर प्रोवाइड करेगी, एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी इन सभी कंट्रीज़ को कि ये अपना आपसी डिफरेंस कवर कर दें। ठीक है, उसके अगर हम बात करें रोल ऑफ एससीओ इन एनहांसिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, तो इंडिया के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें? एक तो काउंटर टेररिज्म, कि इंडिया टेररिज्म को काउंटर करना चाहता है, और दूसरी बात कि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, और दोनों में ही जो एससीओ वो इंडिया की हेल्प कर रहा है। एससीओ का एक पूरा एक आर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि इंडिया की फाइट को स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म। इसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के टुवर्ड्स हम जा रहे हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी एससीओ मीटिंग, तो उसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया को अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए। इंडिया काफ़ी मेहनत कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, तो ये एससीओ प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी इंडिया के लिए। जो सार्क समिट है वो इस टाइम बंद पड़ी है पाकिस्तान इंडिया के डिफरेंसेस की वजह से, तो जो एससीओ समिट है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही कि ये इनफॉर्मली मीट करें इन दिस मीटिंग्स ऑफ एससीओ, ताकि इनके बीच में आपस में थोड़ी जो पार्टनरशिप है वो इंप्रूव हो। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए सेंट्रल एशिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडिया की पार्टिसिपेशन हेल्प करेगी इन ब्रिंगिंग आउट द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इसके साथ साथ इंडिया जो है एससीओ के काफ़ी मेंबर्स इंडिया की तरह एससीओ के पाकिस्तान हो गया, चाहे और भी 2-3 मेंबर हो गए, वो यूएनएससी में रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो इंडिया की जो डिमांड है यूएनएससी में रिफॉर्म्स को, उसको भी और मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो bilateral differences between member state should not impede more meaningful collaboration at the SCO, and it needs to overcome these differences to play a more active role in international order। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एससीओ की यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एससीओ की वर्किंग को इंप्रूव करने में। ठीक है, अगर आप एक सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग देखें, फॉर एग्जांपल एशियन, तो वहाँ पर आपसी मेंबर जो हैं वो अपने डिफरेंसेस को भुलाकर अपनी यूनिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टनरशिप को मजबूत बनाते हैं। तो यही काम एससीओ को भी करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का एक लेक्चर जहाँ पर हमने 4 आईआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। देखिए आईआर एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको बहुत टाइम टू टाइम चेंज देखने को मिलेगा, तो इसीलिए खुद को अपडेट करते रहें, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और जो भी आपको आर्टिकल मिलता है उससे कुछ ना कुछ लेते रहें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।